हाय एवरीवन। सो हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे ओल्ड एनसीईआरटी से, जहाँ पे हम ऑलरेडी 6 पार्ट्स कवर कर चुके हैं एंड दिस इज़ दी 7th पार्ट विच इज़ ऑल्सो योर लास्ट पार्ट। ओके, और अगर एक बार देख लें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सो वी स्टार्टेड विद द पीरियड ऑफ अर्ली मैन। उसके बाद में हमने हड़प्पन कल्चर के बारे में देखा था। हड़प्पन कल्चर जो है रफली 2500 BC से स्टार्ट हुआ था और उसका डिक्लाइन होने लगा था 1700 BC के करीब। उसके बाद में फिर वैदिक एज देखी थी, जहाँ पे आपके आर्यंस आए थे एंड ग्रेजुअली दे एक्सपेंडेड टुवर्ड्स दी गंगा डेल्टा। ओके, और इसके बाद में फिर जब हम 6th सेंचुरी BC में जाते हैं तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से महाजनपद आने लगे थे। ओके, और इसके अलावा हमने राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म भी देखा था कि ये उसी टाइम का था। एंड इसके बाद में फिर हमने देखा था कि मगध एम्पायर जो था खासकर वो महाजनपद में सबसे बड़ा किंगडम था जो कि राइज किया था। और उसके बाद में 4th सेंचुरी BC यानी 321 BC में किस तरीके से वहाँ पे मौर्यंस आए थे। मौर्यंस का हमने पीरियड देखा था। और उसके बाद में वंस दे डिक्लाइंड बाय 185 BC, तो उस टाइम पे हमने कई इन्वेजन्स देखे थे इंडिया में, जो कि उसके बाद में इंडो ग्रीक्स वगैरह आए थे आपके। एंड ऑल्सो द राइज ऑफ सतवाहनास। और उसी से फिर अगर हम आगे बढ़ें तो 1st सेंचुरी AD में कुशनास भी आ गए थे आपके नॉर्थ में। और ये जो था सिमिलर पीरियड थे, कंटेम्प्रेरी पीरियड था सतवाहनास और कुशनास का। और इसके अलावा यहाँ पे संगम लिटरेचर भी इसी टाइम का है साउथ में, तो ये सब कंटेम्प्रेरी था। और ये जो था ये डिक्लाइन हो गया था बाय 3rd सेंचुरी। ओके, 3rd सेंचुरी के बाद में फिर जब हम 4th सेंचुरी का पीरियड देखते हैं 320 से, तो चंद्रगुप्त 1 का हमने पढ़ा था, समुद्रगुप्त का पढ़ा था और चंद्रगुप्त 2 का। ठीक है, और फाइनली जो गुप्ता पीरियड है जो हमने लास्ट पार्ट में 6th पार्ट में पढ़ा था, सो इट डिक्लाइंड बाय 450। ठीक है, और 450 AD में ही हमने देखा था कि किस तरीके से हुनाज आए थे, इन्वेड किए थे। एंड आफ्टर दिस पीरियड बेसिकली गुप्ता पीरियड तो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया था। नाउ देयर वाज अ राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स। ठीक है, तो उस टाइम पे जो इंडिया का मैप था कुछ इस तरीके का था और ऊपर की कोई क्लियर बाउंड्री तो नहीं थी। यहाँ का पूरा एरिया जो आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गिना जाता है वो पूरा एरिया उस टाइम पे इंडिया का ही माना जाता था। ओके, तो उस टाइम पे कई सारे किंगडम्स आए थे। अब जो हम पीरियड पढ़ रहे हैं बेसिकली वो हम 7th सेंचुरी का पढ़ रहे हैं। ओके, और इसमें हम देखेंगे हर्षा के बारे में देखेंगे। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस पार्ट में हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, दैट इज़ योर चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। चैप्टर 8 जो है वो स्मॉलर किंगडम्स के बारे में है और चैप्टर 9 जो है वो आउटर कॉन्टेक्ट्स के बारे में है। ठीक है, तो जो स्मॉलर किंगडम्स हम देखेंगे उसमें हम हर्षा का देखेंगे। सो हर्षा का जो रूल था वो बेसिकली इस रीजन में था। थानेसर जो था वो पहले कैपिटल था, उसके बाद में इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था टू कनौज। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था वो उस टाइम पे हर्षा के अंडर था। एंड देन डेक्कन में हम देखेंगे चालुक्यास के बारे में। कई सारे हालांकि किंगडम्स आए थे बट 6th NCERT है इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है, डायरेक्टली इसमें चालुक्यास के बारे में बताया गया है। तो वील रीड अबाउट चालुक्यास एंड साउथ ऑफ चालुक्यास वर पल्लवास। ठीक है, तो ये जो आपका नॉर्दर्न डेक्कन का रीजन है ये वाला चालुक्यास का था। ओके, ये नर्मदा और गोदावरी के बीच में। अभी आप लोकेशंस देख लीजिए, आगे जब हम स्टडी करेंगे तो आपको फिर चैप्टर समझने में और ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। ओके, और पल्लवास का रीजन ये था, दिस इज़ वातापी। ये अभी नॉर्दर्न मैसूर के पास में आता है, इसका नाम बादामी बोलते हैं। एंड चालुक्यास का कैपिटल वातापी था और पल्लवास का कैपिटल जो था वो था कांचीपुरम, ये मद्रास के पास में आता है। और उसके साउथ में जो है वो चोलास, चेरास और पांड्यास का जैसे पहले रूल चल रहा था वही था। तो हम साउथ में इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे, दैट इज़ तमिल सेंट्स। ओके, और तमिल सेंट्स से रिलेटेड
कुछ चीज़ें वहाँ पे। और इसके अलावा इनका जो टेम्पल आर्किटेक्चर था खासकर पल्लवास का, उसके बारे में इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स, सो वी विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये लोकेशंस आप एक बार देख लीजिए और चाहें तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, इट विल हेल्प यू। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। और अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको फिर से कहूँगी कि प्लीज़ जाके उनको एक बार स्टडी कर लीजिए, आपको फिर आगे समझने में बहुत इजी होगा। एंड आई ट्राई टू मेक अ रिविजन वीडियो पूरे 6th क्लास का, ताकि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 8, दैट इज द एज ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। तो हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो वही रहेगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच किंगडम अरोज इन 7th सेंचुरी सिमिलर टू गुप्तास। गुप्तास के सिमिलर कौन सा किंगडम आया था 7th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये हर्षा का था। सो हर्षा जो थे वो ही वॉज बॉर्न इन थानेसर, या फिर इसको स्थानेश्वर भी बोलते हैं। एंड ये जो रीजन था दिस वॉज 100 माइल्स नॉर्थ ऑफ दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे ये बॉर्न हुए थे। एंड एक्चुअली द किंगडम बिलोंग टू हिज एल्डर ब्रदर, बट आफ्टर हिज डेथ जो है ये किंगडम हर्षा के पास आ गया था और उन्होंने ही फिर इसे बढ़ाया था। ओके, सो हिज एल्डर ब्रदर ही डाइड इन 606 AD, आफ्टर विच हर्षा बिकेम द किंग। ओके, अब इस पीरियड के बारे में हमको पता कैसे चलता है? सो वी हैव बेसिकली 2 सोर्सेस। एक तो थे जो कोर्ट पोएट थे इनके यहाँ पे, बाण भट्ट। ओके, उनसे पता चलता है ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। ओके, और इसके अलावा हमें पता चलता है ह्यून सेंग के अकाउंट से। अब आप ह्यून सेंग का वैसे अगर नाम आज की मॉडर्न बुक्स में देखोगे तो ज़ैनज़ेंग करके आता है नाम, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो ह्यून सेंग ही है। एंड ही वॉज अगेन अ चाइनीज स्कॉलर जो कि बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे। सो ही विजिटेड इंडिया दैट टाइम। ठीक है, ही वॉज अ बुद्धिस्ट पिलग्रिम फ्रॉम चाइना। तो ये जिस तरीके से फाहीन आए थे पहले, उन्हीं के पद चिन्हों पे कह सकते हैं ह्यून सेंग भी इंडिया आए थे। ओके, सो ही हैज़ लेफ्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट एवर ही सॉ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ हर्षास कैंपेन। अकाउंट ऑफ हर्षास कैंपेन। तो हर्षा का सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि ये थानेसर से इन्होंने अपना कैपिटल जो था वो शिफ्ट कर दिया था कनौज में। ठीक है, तो कनौज जो था उस टाइम पे काफ़ी सेंट्रल प्लेस था, और इन्होंने उसके बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा इंडिया का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। सो हिज एरिया इंक्लूडेड पंजाब रीजन, आज का पंजाब रीजन, ईस्टर्न राजस्थान रीजन, और ऑल्सो गंगा वैली। गंगा वैली भी कहाँ तक? बिल्कुल आसाम तक इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी। ओके, एंड इनके जो कैंपेन्स थे दूसरे, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट डेक्कन किंग्स। तो डेक्कन में भी इनके थे, लेकिन डेक्कन में उस टाइम पे चालुक्य किंगडम जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी पावरफुल हो गया था। तो डेक्कन में उस टाइम पे चालुक्य के जो किंग थे पुलकेशिन, उन्होंने इनको ऊपर आने से नीचे आने से रोक लिया था, पुलकेशिन। ठीक है, सो ही वॉज द चालुक्यन किंग जिन्होंने इनके डेक्कन कैंपेन्स को रोक दिया था। ओके, अब जहाँ भी जिन रीजन्स को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था उन रीजन्स में जो लोग थे दे पेड हिम रेवेन्यू। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट था। अब देखो क्यों सिमिलर टू गुप्तास कहा जा रहा है, उसका रीज़न यही है कि इन्होंने भी पूरे एरिया को डायरेक्टली ऑक्यूपाई नहीं किया था, लेकिन जो भी एरियाज को कॉन्कर किया था वो वहाँ के लोकल रूलर्स खुद रूल कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे उनको रेवेन्यू भेजते थे। ठीक है, और यही चीज़ हम गुप्ता पीरियड में भी देख चुके हैं दैट the rulers which were occupied, which were defeated, they paid revenue and they also sent the soldiers. ठीक है, तो जब कभी फाइट वगैरह होता था तो उस टाइम पे वो अपने सोल्जर्स वगैरह भी भेज देते थे। तो उसके पावर को उन्होंने बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो अपने खुद के किंगडम में रूल कर रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको रीजन समझ में आ गया,
और कैसे हमें पता चला है वो भी समझ में आ गया। आगे आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दिस इज योर क्वेश्चन 3, व्हाट डू वी नो अबाउट हर्षाज रिलीजन। हर्षा के रिलीजन के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुद्धिज़्म। तो आगे हम देखेंगे कि वो बाद में बुद्धिस्ट भी बन गए थे, ठीक है। बुद्धिज़्म में इंटरेस्टेड थे और इन्होंने ह्यून सैंग के साथ में काफ़ी कन्वर्सेशंस किए थे। इसका अकाउंट भी जो है वो ह्यून सैंग ने ही दिया हुआ है और ये भी बताया है दैट ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर और कई किताबें लिखी हैं इन्होंने, ठीक है। तो हर्षा वॉज वेल रेड इन बुक्स, तो ये भी याद रखना, एक तो बुद्धिज़्म वाला फैक्टर और वेल रेड इन बुक्स। एंड ही वॉज ऑथर ऑफ 3 plays which he wrote in संस्कृत, ठीक है। लेकिन एक और एस्पेक्ट था इनके रिलीजन का कि हालांकि वो बुद्धिज़्म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बट ही ऑल्सो पेड पेट्रोनेज टू अदर रिलीजन्स। तो ये पेट्रोनेज देते थे दूसरे रिलीजन्स को भी। ये उस टाइम के लगभग जितने भी लोग थे, जितने भी राजा होते थे, उनका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था कि वो भले किसी एक रिलीजन को माने लेकिन वो दूसरे रिलीजन्स को पेट्रोनेज ज़रूर देते थे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस टाइम की सोशल कंडीशंस क्या थी और हमें उनके बारे में कैसे पता चलता है। सोशल कंडीशंस, तो फिर से वही बात है कि हमें जो उस टाइम पे सोशल कंडीशंस का मेन अकाउंट मिला है वो ह्यून सैंग के थ्रू मिला है, ठीक है। ह्यून सैंग एक्चुअली में जो मैंने आपको बताया है कि ये फाहीन के पद चिन्हों पे फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स ही रीच्ड इंडिया। तो ये यहाँ पे काफ़ी साल रहे थे और ख़ासकर ये जिस रीजन में रहे थे वो रहे थे नालंदा में, नालंदा की मॉनेस्ट्री में रहे थे। करीब 13 साल ये इंडिया में रहे थे एंड नालंदा इज़ नियर पटना, ठीक है, बिहार में आता है ये। तो ये और नालंदा का आपको लोकेशन भी मैं एक बार दिखा चुकी हूँ, ओके। तो ये 26 की एज में अपने घर से निकल गए थे, ओके। तो लगभग आप ही की एज के थे और यंग एज के थे, निकल गए थे। अब सोशल कंडीशंस के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है, तो कई सारी चीज़ों के बारे में बात करी है इन्होंने। सोशल कंडीशंस में आप देखो क्या क्या आता है वो भी आपको समझ में आएगा। तो एक तो इन्होंने कास्ट सिस्टम की बात करी है, ठीक है। उसके बाद में रिलीजन की बात करी है उस टाइम का। फिर इन्होंने ईटिंग हैबिट्स की बात करी है, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स। ऑल्सो द ड्रेसिंग ऑफ द पीपल, ड्रेसिंग के अलावा उनका क्या नेचर था उस टाइम पे लोगों का, पनिशमेंट सिस्टम क्या था इंडिया में, इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बताया है, ठीक है। ह्यून सैंग के अकाउंट से हमें इन सारी सोशल कंडीशंस का पता चलता है। कास्ट सिस्टम, रिलीजन, ईटिंग हैबिट्स, ड्रेसिंग, नेचर ऑफ द पीपल, पनिशमेंट क्या था एंड ऑल्सो हाउसेस कैसे थे उस टाइम पे, उसके बारे में भी पता चलता है। तो लेट्स सी वन बाय वन। कास्ट सिस्टम के बारे में बताया है कि इट एग्जिस्टेड और इसमें भी खासकर जो है अनटचेबल्स के बारे में बताया है कि अनटचेबल्स वहाँ पे जो थे उनके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था एंड दे हैड टू लिव आउट ऑफ टाउन्स, शहरों के बाहर इनको रहना पड़ता था। रिलीजन के बारे में बताया है, अब क्योंकि ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, इसलिए इन्होंने केवल बुद्धिज़्म की बात करी है। तो इन्होंने कहा है कि ज़्यादा पॉपुलर बुद्धिज़्म नहीं था एंड इट वाज पॉपुलर मेनली इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो जो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट था वहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ओके। और ये नालंदा में पढ़े थे, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उस टाइम पे नालंदा भी जो थी ना वो बहुत लीडिंग यूनिवर्सिटी थी, ये भी ईस्ट में आती है, ठीक है। उसके बाद में ईटिंग हैबिट्स के बाद में बताया है कि दैट नॉट ऑल द पीपल वर वेजिटेरियंस, वेजिटेरियन थे लेकिन सारे वेजिटेरियन नहीं थे, बट दे वर एनकरेज्ड टू गिव अप मीट, ओके, they were encouraged to give up meat, ठीक है। अब ड्रेसिंग के बारे में क्या बताया है कि इट वेरिड अकॉर्डिंग टू द रीजन, तो रीजन वाइज
अलग अलग ड्रेसिंग सेंस था। एंड लोगों के नेचर के बारे में क्या बताया है कि पहली बात तो काफ़ी जल्दी एंग्री हो जाते थे, दे वर हॉट टेम्पर्ड, ओके। लेकिन उसके साथ में लोग काफ़ी ऑनेस्ट थे, क्लेनलीनेस को काफ़ी प्रेफर करते थे, ओके। तो आप नोट्स यहाँ से भी बना सकते हो, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड दिस द नोट्स ओवर हियर, तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसको भी आप सीधे नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। सो व्हाट वाज द नेचर ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग? दे वर हॉट टेम्पर्ड एंड बट दे वर ऑनेस्ट एंड दे वर पर्टिकुलर अबाउट क्लिनलीनेस, और ज़्यादा क्रिमिनल्स नहीं थे, क्रिमिनल्स ज़्यादा नहीं थे, बट उन्होंने लिखा है कि ही वॉज रॉब्ड मैनी टाइम्स, ओके, वाइल ट्रैवलिंग। पनिशमेंट के बारे में लिखा है दैट देयर वाज नो डेथ सेंटेंस, और जो हाईएस्ट पनिशमेंट दी जाती थी दैट वाज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये हाईएस्ट पनिशमेंट दी जाती थी। हाउसेस के बारे में बताया है कि एक डिवाइड था रिच और पुअर के बीच में। जो रिच लोगों के हाउस थे वो ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, ज़्यादा डेकोरेटेड रहते थे, और पुअर लोगों के जो हाउस थे, गरीबों के जो थे, वो ज़्यादा सिंपल थे, वाइट वॉश्ड रहते थे और मड फ्लोर्स रहते थे, ओके। तो ये हमने नर्दर्न रीजन के बारे में खासकर पढ़ लिया है हर्षा से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ेंगे, चालुक्यास पे जाएंगे, ओके। चालुक्यास का रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। उस टाइम पे हर्षा के कंटेम्प्रेरी मेन कौन थे? पुलकेशिन थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ योर क्वेश्चन 5, वो यही है कि चालुक्यास कैसे आए डेक्कन में, और उनके उस टाइम के वॉर्स क्या थे। तो ब्रीफली हमको उनका रेन डिस्क्राइब करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि उस टाइम पे डेक्कन में कई सारे स्मॉल किंगडम्स आए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वकटकास का किंगडम था, लेकिन ये ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाए थे, ज़्यादा अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए थे, और इसको फॉलो करते हुए चालुक्यास का किंगडम आया था एट वातापी। वातापी वॉज द कैपिटल, ठीक है। ये मैसूर, नॉर्दर्न मैसूर के पास में आता है, ओके। और किंग कौन थे यहाँ पे? किंग वॉज पुलकेशिन एंड ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू हर्षा, ओके। अब इनका एक क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी के एंड में दैट व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो इनका खास एक एम्बिशन था दैट ही वांटेड टू कंट्रोल, हालांकि एम्बिशियस तो सभी थे, लेकिन इनको ये था कि मुझे पूरे डेक्कन का कंट्रोल चाहिए, एंड वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी थे। ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल। जैसे कि इन्होंने नॉर्थ में भी हर्षा से फाइट करके उनको डिफीट कर दिया था ऑन द कोस्ट ऑफ नर्मदा, नर्मदा के तट पे इनको डिफीट कर दिया था। साउथ में भी पल्लवास से लड़े थे और वहाँ पे महेंद्र वर्मन को डिफीट कर दिया था, ओके। तो यही था दैट ही फॉट हर्षा ऑन बैंक्स ऑफ नर्मदा। मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवर्स के साथ में रीजन दिखाया था कि नर्मदा और नीचे गोदावरी के पूरा अक्रॉस जो वेस्ट साइड वाला पोर्शन था वो चालुक्यास का था, ठीक है। और इनको डिफीट भी कर दिया था, ही डिफीटेड हर्षा, ओके। और मेन जो इनके दो एनिमीज थे वो थे नदर्न डेक्कन में, एक थे आपके राष्ट्रकूतास। वैसे राष्ट्रकूतास के बारे में हम 8th सेंचुरी में दोबारा पढ़ेंगे जब हम मिडियवल पे आएंगे। और इसके अलावा साउथ में इनके थे पल्लवास, ठीक है। तो राष्ट्रकूतास जो थे बेसिकली दे वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास। तो सबऑर्डिनेट से किस तरीके से मतलब फाइट करने लगे, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, ओके। तो बेसिकली ये फिर पावरफुल कब बनेंगे? इन 8th सेंचुरी, ओके। और पल्लवास जो थे ये उसी टाइम पे पावरफुल हो गए थे। सो आई टोल्ड यू दैट पुलकेशिन ही फॉट अगेंस्ट महेंद्र वर्मन, और महेंद्र वर्मन को इन्होंने डिफीट कर दिया था। महेंद्र वर्मन वॉज द किंग
ऑफ पल्लवास दैट टाइम, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इनके बेटे आए थे नरसिम्हवर्मन, जिन्होंने फिर पुलकेशिन को डिफीट कर दिया था। सो नरसिम्हवर्मन देन डिफीटेड पुलकेशिन और इनके कैपिटल को पूरा हथिया लिया था। सो ही कैप्चर्ड हिज कैपिटल। सो दिस वाज अ बिग डिफीट फॉर पुलकेशिन, ठीक है। तो मेनली चालुक्यास के बारे में और उनकी रेन के बारे में यही है। इसके आगे हम चालुक्यास के बारे में देखेंगे, ट्रेड रिलेशंस के बारे में। अब दूसरे एस्पेक्ट्स देखते हैं। थोड़ी यहाँ पे चीज़ें जो है मैं बार बार कह रही हूँ 6 में शॉर्ट में दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको एक्सपेंड नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस पढ़ेंगे वैसे वैसे हम आगे और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी पढ़ते जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड रिलेशंस ऑफ चालुक्यास। ओके, तो उस टाइम पे जो मैंने आपको बताया वातापी जो था वो इनका कैपिटल था। सो वातापी वाज बेसिकली अ फ्लरिशिंग सिटी, ओके। और इसके उस टाइम पे ट्रेड रिलेशंस जो थे बहुत अच्छे थे। तो इनके जो ट्रेड रिलेशंस थे वो दोनों जगह थे, वेस्ट में और ईस्ट में। ईस्ट में साउथ ईस्ट एशिया से मेनली थे और वेस्ट में थे आपके ईरान से। हमारे रिलेशन ज़्यादातर ईरान, अरेबिया, सेम आप रीजन्स देखोगे इनसे ही रहे हैं। चाहे हड़प्पन के टाइम पे था कि सुमेर रीजन था, आपका मेसोपोटामियन रीजन था, तो यही वाले रीजन्स थे, ठीक है। तो ईरान, अरेबिया और रेड सी के कुछ पोर्ट्स जो थे उनसे थे हमारे ट्रेड रिलेशन, ठीक है, चालुक्यास के। और ईस्ट में इनके साउथ ईस्ट एशिया थे, साउथ ईस्ट एशिया से थे। ईरान में खासकर इन्होंने अपने एम्बेसडर को भेजा था टू खुसराओ। खुसराओ वहाँ पे थे किंग इन ईरान, तो उनके पास में ही वॉज द पर्शियन किंग, तो इन्होंने अपने एम्बेसडर को वहाँ भेजा था, ओके। अब एक चीज़ हम देखेंगे, इनसे रिलेशन हमारे इतने अच्छे थे ईरान से कि ये जो पर्शियंस थे ये बाद में हमारी इंडिया की जो वेस्ट कोस्ट थी यहाँ पे आके इन लोग सेटल हो गए थे, ओके। द पारसीज, जिनको बाद में पारसीज कहा जाने लगा था या पर्शियंस, वो यहाँ पे आके सेटल हो गए थे। सो बेसिकली जो ये रिलीजन फॉलो करते थे दैट वाज ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है। तो अब इसमें बुक में ज़ोरास्ट्रियनिज्म के बारे में भी कुछ रिलीजन्स जैसे आते जाएंगे एनसीईआरटी में, आपको उन रिलीजन्स का आना, कैसे आए, कैसे सेट हुए, इंडिया में कैसा वो स्प्रेड हुआ, उन चीज़ों के बारे में भी आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म का अराइवल कैसे हुआ और इस रिलीजन के बारे में, ओके। दिस लेक्चर माइट बी अ बिट लेंदी, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। आपको कई बार ये चीज़ कही गई, आपको रिवाइज करना हो या आपको ऑलरेडी पता है या आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओके। तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म का अराइवल कैसे हुआ एंड अबाउट दिस रिलीजन, ओके, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ईरान से निकल के जो ये रिलीजन के लोग थे जिनको बाद में पारसीज और पर्शियंस कहा जाने लगा, दे केम एंड सेटल्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ डेक्कन, ठीक है। कि चालुक्या से उनके रिलेशन अच्छे थे, ट्रेड रिलेशंस, तो फिर वो डेक्कन की ही वेस्ट कोस्ट पे आ गए थे। एंड दिस रिलीजन वॉज प्रीच्ड बाय ज़ोरास्टर, इनको ज़ोरास्टर भी कहा जाता है और ज़रूस्त्रा भी कहा जाता है। तो ये ईरान में ही थे एंड करीब 600 BC से थोड़ा पहले ही थे, ठीक है, लिटिल बिफोर 600 BC इन्होंने ये रिलीजन प्रीच किया था। व्हाट डिड ही टॉट? सो ही टॉट अबाउट द अनसीन फोर्सेस ऑफ गुड एंड ईविल। गुड और ईविल के जो फोर्सेस होते हैं उनके बारे में बताया था। लगभग रिलीजन्स जो होते हैं वो सेम ही चीज़ प्रीच करते हैं, बस ये है कि बाद में उनके इंटरप्रिटेशंस बदलते चले जाते हैं, ठीक है। सो गुड और ईविल के फोर्सेस के बारे में बताया था दैट दे आर ऑलवेज इन कन्फ्लिक्ट बट ऑलवेज द गुड इज़ विक्टोरियस, ओके। हमेशा जीत जो होती है वो अच्छी चीज़ की होती है। तो ये थी इनकी मेन टीचिंग, ओके। अब इनकी एक किताब है उसका नाम याद कर लीजिए, ज़ैन अविस्ता। ज़ैन अविस्ता इज द बुक ऑफ
पारसीज या पर्शियंस या ज़ोरास्ट्रियंस, ओके। और जो ईरान के एम्परर्स थे, ठीक है, इस टाइम पे थे ग्रेट एक्यूमेनिड एम्परर्स, वो भी ज़ोरास्ट्रियंस ही थे। एक्यूमेनिड एम्परर्स, दे वर ज़ोरास्ट्रियंस, ओके। अब इनका जो इम्पैक्ट पड़ा था, फिर ये कई सारे रिलीजियस आइडियाज़ पे पड़ा था ऑफ पीपल ऑफ वेस्ट एशिया एंड इवन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो इनके भी रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनका इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। और ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो था, इट वाज द डोमिनेंट रिलीजन ऑफ ईरान अंटिल द कमिंग ऑफ इस्लाम। ईरान में ये डोमिनेटिंग रिलीजन था। तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म से आगे मूव करें तो नेक्स्ट देखेंगे कि अब चालुक्यास का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था टू आर्ट। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेव अ लॉट ऑफ पेट्रोनेज टू आर्ट। तो खासकर जो टेम्पल्स वगैरह थे उसके लिए पैसे देते थे, ठीक है। टेम्पल्स और केव श्राइन्स जो थे, टेम्पल्स और केव श्राइन्स कहाँ के, अब ये थे डेक्कन में, तो यहीं के डेक्कन के ही टेम्पल्स और केव श्राइन जो है वहाँ उस टाइम के, जैसे कि आपको एलोरा, अब ये सेकंड चीज़ है जो आपको याद रखनी है। एलोरा में जो उस टाइम का स्कल्पचर है दैट वाज मेनली अ कंट्रीब्यूशन ऑफ चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो पेट्रोनेज देते थे टेम्पल्स और केव श्राइन को, और खासकर इसका एग्जाम्पल हमें एलोरा में मिलता है। अब चालुक्या से आगे मूव करें तो नेक्स्ट इज कि पल्लवास ने खुद को कैसे इस्टेब्लिश किया था। हाउ डिड पल्लवास इस्टेब्लिश देमसेल्फ। तो इसमें आपको याद रखना है कि पल्लवास जो थे वो इनिशियली ऑफिसर्स थे ऑफ सतवाहना किंग्स। सतवाहना किंग्स के ऑफिसर्स थे स्टार्टिंग में। अब क्या हुआ कि बाद में जब इसका डिक्लाइन हुआ सतवाहनास का, तो दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज द लोकल रूलर्स। वहाँ के लोकल रूलर की तरह इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। और वहाँ से जो इनका रूल था, इट वॉज साउथवर्ड्स फ्रॉम कांचीपुरम, जो कि कांचीपुरम का जो रीजन है, जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मद्रास के पास में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने साउथवर्ड अपने आप को एक्सटेंड किया, ठीक है। तो इनके कई सारे वॉर्स थे। साउथ में इनके पांड्यास थे, और नॉर्थ में हम बता चुके हैं कि इनका जो वॉर चला था वो चालुक्यास के साथ में चला था, ओके। बट दे स्टिल मैनेज टू स्टैब्लिश देयर रूल। अगर पूछा जाए कौन कौन सा एरिया था, इसमें लास्ट में क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि मेनली द रीजन साउथ ऑफ कांचीपुरम, द रीजन ऑफ तंजोर एंड ऑल्सो द पुदुकोट्टाई रीजन, ठीक है। तो अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो फॉरगिव मी फॉर दैट, बट प्लीज़ ये स्पेलिंग नोट कर लीजिए, PUDDUKOTTAI, ठीक है, पुदुकोट्टाई रीजन। अब यहाँ पे क्यों था, अब ये रीजन तो आप याद रखेगा, पर क्यों था, क्योंकि ये रीजन जो था वो काफ़ी ज़्यादा रिच और फर्टाइल था। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मेन मोटिवेशन एक्सटेंड करने का यही था। तो दिस रीजन वॉज वेरी रिच एंड फर्टाइल, ओके। अब पल्लवास में मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट जो किंग थे उस टाइम के, यानी कंटेम्प्रेरी जो थे वो थे महेंद्र वर्मन। तो अगर आपसे पूछा जाए महेंद्र वर्मन का उस टाइम पे क्या कंट्रीब्यूशन था, या उनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप ये तो बता सकते हैं, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षा एंड पुलकेशिन। ही वॉज अ पल्लवा किंग, ओके। हर्षा और पुलकेशिन के टाइम पे थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि लाइक द अदर किंग्स ऑफ हिज टाइम, जैसे हमने इससे पहले भी समुद्रगुप्त के केस में देखा, चंद्रगुप्त टू के केस में देखा, हर्षा के में देखा, है ना। तो ही वॉज नॉट जस्ट अ वॉरियर, he was not just a warrior, he was a poet and musician also, okay, ये याद रखना,
ठीक है। और इनके रिलीजन के बारे में बात करें तो इनिशियली ही वॉज अ जैन, इनिशियली ये जैन थे, बट लेटर ही वॉज कन्वर्टेड टू शैविज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज कन्वर्टेड टू शैविज्म। और इनको कन्वर्ट करने वाले थे अप्पार, ठीक है। अप्पार वॉज वन ऑफ द तमिल सेंट्स, ठीक है, इन्होंने इनको कन्वर्ट किया था। सो दैट वॉज अबाउट महेंद्र वर्मन। तमिल सेंट की बात आई है तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द तमिल सेंट्स ऑफ दिस पीरियड? कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये रिलीजन को क्या समझते थे? तो अकॉर्डिंग टू देम रिलीजन वॉज पर्सनल डिवोशन टू गॉड, ठीक है, पर्सनल डिवोशन टू गॉड। और यही चीज़ आगे जाके हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट में भी हमको देखने को मिलेगी लेटर, ठीक है। तो इस टाइम पे ये इनका तमिल सेंट जो थे वो इस टाइम के, दे बिलीव दैट रिलीजन इज अ पर्सनल डिवोशन टू गॉड, और खासकर विष्णु और शिवा को ये बहुत पूजते थे, ठीक है। एंड दे वुड सिंग हिम्स एंड दे वुड गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द प्रेज ऑफ गॉड्स, ठीक है। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जो विष्णु के डिवोटीज थे दे वर कॉल्ड, आपको पता होगा, दे वर कॉल्ड अलवर्स, ओके। और उसी तरीके से जो शिवा के डिवोटीज थे दे वर कॉल्ड नयनार्स, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो वैदिक टेक्स्ट थे वैसे देवर इन संस्कृत, और संस्कृत जो थी वो हम बार बार कह रहे हैं इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ रिच एंड एजुकेटेड क्लास। सो ये जो हिम्स गाते थे ना, द हिम्स वर संग इन तमिल, ताकि कॉमन लोग समझ सकें, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंटली गैदर कहाँ पे करते थे? कांचीपुरम में ही करते थे। फिर से देखो कांचीपुरम काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है इस वजह से भी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द कैपिटल, ओके। तो ये था आपके तमिल सेंट्स के बारे में। आगे अगर कांचीपुरम की बात आई ही है तो और भी देख लेते हैं। सो 12 इज, अगर कांचीपुरम का डिस्क्रिप्शन आपसे इस टाइम पे पूछा जाए ड्यूरिंग 7th सेंचुरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास, देन इट वाज अ सेंटर ऑफ तमिल एंड संस्कृत स्टडीज़, ठीक है। संस्कृत स्टडीज़ का क्यों था? ऐसा नहीं था कि तमिल सेंट्स बढ़ावा दे रहे हैं तो संस्कृत नीचे था, नहीं। राइटर्स लाइक दंडिन, नाम याद रखना, दंडिन जो थे ये संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। अब संस्कृत में ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया फ्लुएंट क्लास, तो ये किसके लिए लिखते थे? फॉर कोर्ट पीपल एंड कोर्ट सर्कल या कोर्ट पीपल एंड अपर क्लासेस, इनके लिए लिखते थे, ठीक है। तो कांचीपुरम में ये सब काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे। अब अगर पल्लवास का कंट्रीब्यूशन देखें टू आर्किटेक्चर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इनका टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। टेम्पल आर्किटेक्चर में बेसिकली इनके दो तरीके के थे। एक तरीके के टेम्पल्स थे विच वर कट आउट ऑफ रॉक्स, और दूसरे थे विच वर बिल्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है, बिल्ट ऑफ स्टोन रॉक्स। तो जो कट आउट ऑफ रॉक्स थे इसके एग्जाम्पल आपको मिलते हैं रथ टेम्पल्स जो कि हैं महाबलीपुरम में, ठीक है। महाबलीपुरम आपको कहाँ बताया था? कांचीपुरम के जस्ट ऊपर, और ये वाले जो हैं ये आपको मिलते हैं कांचीपुरम में, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ थी कि जो ये मंदिर रहते थे इनमें जो इमेजेस रहती थी दे वर प्लेस्ड इन वन रूम, जो कि एक कॉर्नर पे होता था, एट कॉर्नर ऑफ टेम्पल। वहाँ पे एक कॉर्नर एकदम एंड में एक जगह पे एक रूम में इमेजेस को प्लेस करते थे, और ये जो रूम होता था इसी के ऊपर एक टॉल टावर बिल्ड कर देते थे, ठीक है। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है
पल्लवा मंदिर्स का याद रखना, 2 तरीके के मंदिर थे और इमेजेस जो रहती थी वो एक रूम में रख देते थे और उसके ऊपर एक टॉल टावर बना देते थे, और आगे के पीरियड में हम देखेंगे दैट दीज स्टार्स कीप ग्रोइंग टॉलर लेटर। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब टेम्पल्स की बात आई है तो टेम्पल्स का भी देख लेते हैं। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स? तो टेम्पल्स केवल रिलीजियस प्लेस नहीं थे, ठीक है। अगर टेम्पल्स का इम्पोर्टेंस इस टाइम पे पूछा जाए तो रिलीजियस तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इनका है ना 3 फोल्ड और इम्पोर्टेंस था। पहला तो ये था कि दे वर अ गैदरिंग प्लेस, यानी लोग वहाँ पे, विलेजर्स वहाँ पे, दे वुड गैदर एंड सिट इन द इवनिंग्स में खासकर द विलेजर्स वुड गैदर, ठीक है, और गप्पे वप्पे टाइप मारते थे। सो दे वुड शेयर न्यूज़ एंड दे वुड डिस्कस मैटर्स ऑफ वेलफेयर, जो वहाँ के मतलब विलेज वेलफेयर के लिए कोई मैटर्स होते थे, जैसे टैक्सेस के ऊपर या फिर वाटर नीड्स के ऊपर किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, तो विलेज वेलफेयर के डिस्कशंस करते थे। और डे टाइम में यहाँ पे जो कोर्टयार्ड रहता था वहाँ पे स्कूल लगते थे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उस टाइम के जो टेम्पल्स थे वो गैदरिंग प्लेस भी रहते थे, शाम को स्कूल्स की तरह भी काम करते थे दिन को, और यहाँ पे जो प्रीस्ट थे दे वुड टीच द स्टूडेंट्स इन द डे टाइम, ओके। और इसके अलावा विलेजेस में अक्सर फेस्टिवल्स और फेयर्स होते थे, तो फेस्टिवल्स के टाइम पे जो है यहाँ पे डांसेस और प्लेज होते थे। डांसेस एंड प्लेज वर ऑर्गेनाइज्ड इन द कोर्टयार्ड, ठीक है। तो ये इसका अलग से इम्पोर्टेंस भी याद रखिएगा। सो दिस वाज अबाउट द टेम्पल्स। क्वेश्चंस अब आपसे बन जाएंगे। पुलकेशिन के बारे में क्या जानते हैं? चालुक्यन किंग था, उसका एम्बिशन क्या था? डेक्कन में काबू करना। और पल्लवास के बारे में क्या जानते हैं? बता दिया। पल्लवास का आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट, तो टेम्पल्स के बारे में आप बता देंगे। इसके अलावा तमिल सेंट्स कौन थे, तो इस टाइम के आप तमिल सेंट्स का रिलीजन का क्या एस्पेक्ट था वो बताएंगे। क्या उनकी लैंग्वेज थी, हिम्स क्या गाते थे, अलवर्स एंड नयन्नर्स। एंड पल्लवास की टेरिटरीज कौन सी थी, तो साउथ ऑफ कांचीपुरम आपको रीजन बता दिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर 9, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें हम 2 सेक्शंस में कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कॉन्टैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ओके। तो उसमें भी खासकर हम सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया से कॉन्टैक्ट्स देखेंगे इन 7th सेंचुरी, ठीक है। तो कैसे थे इंडिया के कॉन्टैक्ट्स? तो एक्चुअली में इसकी शुरुआत हुई थी मर्चेंट्स द्वारा। हमेशा आप देखोगे ट्रेड वगैरह से इस टाइम पे ज़्यादा, या फिर सीधे जब कॉन्क्वेस्ट करने जाते थे तो इंडियन मर्चेंट्स जो थे वो वहाँ पे वॉयजेस के लिए जाते थे एंड दे वुड सेल द गुड्स, अपने गुड्स बेचते थे एंड दे वुड बाय स्पाइसेस फ्रॉम देयर। और ये जो स्पाइसेस रहते थे दीज वर फर्दर सोल्ड टू वेस्टर्न एशिया, ठीक है। तो इस तरीके से इनका चलता था पूरा ट्रेड, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ मर्चेंट्स थे दे वुड ऑल्सो सेटल हियर, ठीक है, सेटल इन द पोर्ट टाउन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, क्योंकि इनको लगता था कि इससे ट्रेड और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब हमारा इंडियन कल्चर कैसे पहुँचा। हाउ डिड इंडियन कल्चर एंड कस्टम्स रीच्ड साउथ ईस्ट एशिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनके कई तरीके थे, जैसे कि ये जो सेटल होते थे ना यहाँ पे, दे वुड मैरी द विमेन ओवर हियर। इसका एक लेजेंड है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कौंडिन्या करके एक थे, तो ये जो भाई साहब थे ये गए कंबोडिया और वहाँ की जो प्रिंसेस थी उससे शादी कर ली, ठीक है। सो ही मैरिड द प्रिंसेस। आई वोंट टेल यू द स्टोरीज फ्रॉम माई ओन साइड, इसमें जो कहानी है मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है।
तो ये गए कंबोडिया और इन्होंने वहाँ की प्रिंसेस से शादी कर ली, और ना केवल शादी करी, इन्होंने फिर साथ में उनको परसुएट किया कि आप इंडियन कल्चर और कस्टम्स को और अडॉप्ट करो, ठीक है। तो अब उन्होंने तो उनको अडॉप्ट करवाया ही, तो जो प्रिंसेस को मानने वाले जितने नोबल्स वगैरह थे उन्होंने भी फिर प्रिंसेस की देखा देखी में इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन कल्चर ज़रूर पहुंचा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने खुद के कल्चर को ऐसे फॉरगो नहीं किया, उन्होंने उसके साथ में उसको इंटरमिंगल किया। तो चाहे वहाँ का कल्चर हो, चाहे वहाँ का लिटरेचर हो, हर चीज़ में आप देखोगे कि दे केप्ट देयर ओरिजिनलिटी ऑल्सो, ओके। उन्होंने अडेप्ट भी किए कुछ एस्पेक्ट्स और कुछ ओरिजिनलिटी भी रखी थी, ओके। तो मैरिड द प्रिंसेस, उन्होंने उनको अडॉप्ट करवाए इंडियन कल्चर की कस्टम्स, और उन्हीं की देखा देखी में नोबल्स ने भी और कई लोगों ने उनको फॉलो किया, ठीक है। बट दे ओनली अडेप्टेड सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड ऑल्सो कंटिन्यूड विद देयर ओन ट्रेडिशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वहाँ के टेम्पल्स में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ के आर्ट लिटरेचर सब चीज़ों में देखने को मिलेगा। अब जो ये इंडियन कल्चर था, क्या ये हर जगह पहुँचा? नहीं। तो ये भी याद रखिएगा कि ये केवल टाउन्स में पहुँचा था, और जो वहाँ के अर्बन सेंटर्स वगैरह थे या फिर जो रॉयल्स के प्लेसेस वगैरह रहते थे वहाँ पे पहुँचा था। लेकिन वहाँ के विलेजेस में जो ओल्ड लाइफ थी वो कंटिन्यू करी, ओके। सो इट रीच्ड टाउन्स एंड कोर्ट सर्कल्स, लेकिन विलेज में दे कंटिन्यूड विद देयर ओल्ड लाइफ, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किस तरीके से अगर पूछा जाए कल्चर आया, तो इसमें ऐसा था कि जो जो जिस रीजन से आया था वो वहाँ से वो सारी चीज़ें लेकर आए। जैसे मर्चेंट जो थे वो आपके बेसिकली आए थे सौराष्ट्र से, ठीक है, और फिर आए थे आपके तमिलनाडु से, और इसके अलावा बंगाल से, ठीक है। मतलब जो भी कोस्टल रीजन्स थे ईस्ट वेस्ट और साउथ के, तो वहाँ से आए थे। अब सौराष्ट्र में उस टाइम पे जैन ज़्यादा थे, तो वो जैनिज़्म वहाँ से लेके आए। तमिलनाडु में आपका बताया भक्ति सेंट्स विष्णु और शिव की ज़्यादा पूजा करते थे, तो वो वहाँ से वैष्णविज़्म और शैविज़्म। बंगाल से उस टाइम पे ईस्ट में जो था बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ से बुद्धिस्ट वगैरह ज़्यादा ट्रैवल किए थे और वो बुद्धिज़्म लेकर आए थे, ओके। तो इस तरीके से कल्चर पहुंचा। अब इस कल्चर ने वहाँ पे चेंज क्या किया और कौन कौन से रीजन में चेंज हुआ, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, आपको नाम याद रखने हैं जगहों के, ठीक है, बिकॉज दीज आर क्वाइट कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, ओके। तो नेक्स्ट इज कि चेंजेस क्या हुए कल्चर में और कौन से रीजन्स में। तो जैसे कॉन्टैक्ट जो थे उस टाइम पे वो बेसिकली थे बर्मा में। अब बर्मा वॉज द सुवर्ण भूमि, उस टाइम पे इसको सुवर्ण भूमि कहा जाता था। भूमि यानी लैंड, और बर्मा जो था थोड़ा म्यांमार ऊपर लैंड वाला रीजन हो जाता है इसलिए। देन मलया यानी मलेशिया वाला जो रीजन है उसको सुवर्ण द्वीप कहा जाता था, ठीक है। तो ये याद रखने का यही तरीका है कि मलय जो है मलेशिया आइलैंड टाइप है, तो उसका द्वीप इज़ आइलैंड, और बर्मा भूमि, ठीक है। और इसके अलावा थे आपके कंबोडिया में, जिसको उस टाइम पे कंबोज कहा जाता था, एंड जावा यानी यवद्वीप, तो ये भी आपको याद रहेगा, जावा यावा, ठीक है। टेम्पल्स आप देखेंगे हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के दोनों थे, तो हिंदुज़म का सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा था टेम्पल्स, जैसे कि कंबोडिया में आपने सुना होगा बहुत फेमस अंगकोर वट, ठीक है। तो ये जो टेम्पल था पूरा इंडियन टेम्पल को ही रिजेंबल कर रहा था, तो वहाँ के इंडियन कल्चर, यहाँ के इंडियन कल्चर को पूरा उसमें आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं। इसके अलावा क्या चेंजेस आए थे, जो प्रीस्ट वगैरह थे और जो रॉयल फैमिली के लोग थे वहाँ पे, उन लोग संस्कृत सीखने लगे थे। दे लर्न संस्कृत एंड दे रेड द एपिक्स एंड पुराणास ऑफ इंडिया, ठीक है। तो
तो ये एपिक्स और पुराण पढ़ने लगे, और जिसकी वजह से इन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि लिटरेचर में भी चेंज देखने को मिला था, सो दिस वाज द न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर विच वाज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड द इंडियन स्टोरीज एंड द लोकल लीजेंड्स, ठीक है, उन दोनों को मिला के। और इसका आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, द रामायण विच इज़ रिसाइटेड इन जावा। तो जावा में जो रामायण बोली जाती है वो इंडियन कल्चर और लोकल लीजेंड्स का मिक्स है, ठीक है। इसके बाद में बुद्धिज़्म कैसे अब वहाँ पे पहुँचा, तो जब हिंदुइज्म डिक्लाइन हुआ उसके बाद में बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट आया, तो बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी काफ़ी ज़्यादा बने थे, जैसे द टेम्पल ऑफ बेयोन इन कंबोडिया। बेयोन में टेम्पल है कंबोडिया में, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, ठीक है, टेम्पल ऑफ बेयोन। और उसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा, बोरोबोदर टेम्पल इन जावा, ठीक है, ये भी बुद्धिस्ट टेम्पल है। और इसका जो इम्पैक्ट था वो थाई और बर्मा में भी हुआ था बुद्धिज़्म का, वहाँ पे भी लोगों ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब वही था कि यहाँ के ना केवल टेम्पल्स, लेकिन यहाँ का स्कल्पचर एंड द पेंटिंग ऑल्सो वॉज इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिज़्म ऑफ इंडिया। इंडियन बुद्धिज़्म से इंस्पायर हो गए थे यहाँ के टेम्पल, स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ओके। बट वही इंपॉर्टेंट चीज़ थी दैट दे वर नॉट द मियर इमिटेशन ऑफ इंडियन कल्चर। उन्होंने, हर कंट्री ने अपने जो ओरिजिनल एस्पेक्ट था उसको उन्होंने हर वक्त बरकरार रखा, ठीक है। तो वो आज भी वो चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। समथिंग स्पेशल इन कल्चर ऑफ एवरी कंट्री वॉज ऑल्सो देयर, ओके। अब देखा जाए कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ में कैसे रिलेशंस थे, अगर हम वो देखें तो आपको पता है चाइना के साथ तो ऑलरेडी हमारे काफ़ी टाइम से चल ही रहे थे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट्स विद अदर कंट्रीज, चाइना के साथ में थे हमारे, ट्रेड रिलेशंस थे हमारे, मिशनरीज यहाँ से जा रहे थे, और बुद्धिज़्म का भी इम्पैक्ट था अभी भी, ठीक है। उसके अलावा तिब्बत उस टाइम पे एक अलग रीजन था, वैसे भी अभी भी अलग है, बट उस टाइम पे चाइना का कंट्रोल वगैरह नहीं था, तो रिलेशंस हमारे तिब्बत के साथ में भी इम्प्रूव हुए थे। तो यहाँ पे भी हमारे मिशनरीज़ वगैरह जाते थे, ट्रेडर्स जाते थे, और उस टाइम पे ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, पूरा हिमालयन माउंटेन्स को क्रॉस करके जाते थे। इसके अलावा जो उस टाइम पे ट्रेड रूट एक चलता था, दैट इज़ द ओल्ड सिल्क रूट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका चलता था चाइना से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए टिल वेस्ट एशिया, ठीक है, ये पूरा जाता था। सिल्क रूट क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रहता था, इम्पॉर्टेंट वो रहता था चाइनीज सिल्क, ठीक है, ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता था चाइनीज सिल्क, इसलिए इसका नाम ओल्ड सिल्क रूट था, ओके। अब इंडिया का क्या इस पर इन्फ्लुएंस पड़ा कि इंडियन ट्रेडर्स ऑल्सो टुक पार्ट, तो इंडियंस ने भी जब इस सिल्क रूट में पार्टिसिपेट किया, दे गॉट एक्सेस टू ऑल द मार्केट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया एंड चाइना। तो वही था कि जो वहाँ पे पर्शिया हो गया आपका, है ना, और इसके अलावा अगर अफ्रीका वाले रीजन में भी देखें, इजिप्ट में जो था हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा था, ठीक है, अरेबिया ऑल्सो, ठीक है। और इसके अलावा जो था हमारे जो ट्रेड चल रहा था, इट ऑल्सो वेंट टिल कोस्टल टाउन्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, तो वहाँ तक पूरा हमारे रिलेशंस डेवलप हो चुके थे, ओके। अभी ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ कॉन्टैक्ट एंड एंशिएंट नेम ऑफ द कंट्रीज़, टेम्पल्स कौन कौन से बनाए गए थे, किस कंट्री में थे, एंड क्या ये केवल एक मियर इमिटेशन था ऑफ द इंडियन कल्चर। सो आई होप यू कैन एक्सप्लेन दिस। मूव करते हैं लास्ट सेक्शन पे, और इस चैप्टर का भी लास्ट सेक्शन,
और साथ में जो किताब का लास्ट सेक्शन है ये वो भी है, तो यहीं पे हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। सो अरब्स इन इंडिया, अब अरब्स कैसे पहुँचे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 7th सेंचुरी में वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका यहाँ पे आया नया रिलीजन, दैट इज़ इस्लाम, और फिर वो ट्रैवल किया पूरे वर्ल्ड में और उसका इम्पैक्ट आया इंडिया में भी। तो अब हम ये देखेंगे कैसे पहुंचा। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया रिलीजन कैसे बना, हु वॉज प्रॉफिट मोहम्मद एंड व्हाट इंस्पायर्ड हिज थिंकिंग। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कुरान इसमें कहा गया है कि प्रॉफिट इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो प्रॉफिट मोहम्मद क्या कौन थे और उनकी इंस्पिरेशन क्या थी। ओके, सो ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम एंड ही वॉज बोर्न एट द एंड ऑफ 6th सेंचुरी। याद रखना, एंड ऑफ 6th सेंचुरी में इनका बर्थ था। एंड अब दिक्कत क्या थी कि चाइल्डहुड ट्रेजेडी हुई थी इनके साथ। ही वॉज अ लोनली चाइल्ड एंड इनके जो फादर थे ही डाइड बिफोर हिज बर्थ। ओके, एंड मदर ऑल्सो डाइड व्हेन ही वॉज वेरी यंग। सो इस वजह से ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। ठीक है, अब उस टाइम पे इंस्पिरेशन की बात करें तो एक्चुअली में अरेबिया की कंडीशन समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अरेबिया उस टाइम पे जो था वो काफ़ी एक रिच रीजन था। इट वाज अ सेंटर ऑफ ट्रेड, जैसे पता है हर कहीं से अभी ट्रेड चल रहा था एंड गुड्स वर एक्सचेंज्ड उस टाइम पे विथ अरेबिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो दो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे वो इस टाइम पे थे मक्का मदीना। तो मक्का और मदीना काफ़ी मतलब ऐसे ट्रेड सेंटर टाइप की जगहें थी उस टाइम पे एंड यहीं पे जो थे वो वेल्दी मर्चेंट्स यहाँ पे रहते थे। ठीक है, और जो पुअर लोग थे दे वुड लिव इन डेजर्ट्स। ठीक है, तो उन्हीं में से एक थे प्रॉफिट मोहम्मद। अब मोहम्मद अपनी अर्निंग अपनी लिविंग कैसे कमाते थे, ही अर्नड हिज लिविंग बाय वर्किंग इन अ कैरावन। एक कैरावन में वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करके अपनी अर्निंग कमाते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि लोनली पूरा उनका वो रास्ता रहता था जिससे वो जाते थे। ठीक है, लॉन्ग जर्नीज रहती थी जो पूरी डेजर्ट से होते हुए सैंड से होते हुए जाती थी। तो दिस वुड गिव हिम टाइम ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो अब वो किस बारे में सोचते थे, जिसके मतलब यही सोच सोच के ही उनकी थिंकिंग जो बनी, जो इंस्पायर करी, तो वही था कि अरेबिया की कंडीशंस के बारे में। एक्चुअली में यहाँ पे क्या था कि दे वर स्प्लिट, द अरब्स वर स्प्लिट इनटू ट्राइब्स एंड दीज ट्राइब्स वुड कीप फाइटिंग। ये जो ट्राइब्स थे दे वर कंटिन्यूअली एट वॉर, ये पूरा टाइम झगड़ते रहते थे। ठीक है, तो इनको क्या लगा कि अगर किसी तरीके से अगर इनको साथ में यूनाइट कर दिया जाए, ठीक है, ही थॉट ऑफ यूनाइटिंग देम, अगर किसी तरीके से यूनाइट कर दिया जाए तो फिर ये पीसफुली रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परसली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि इस्लामिज़म का कैसे आया। देखिए इनकी सिचुएशन जो थी अगर देखा जाए तो बुद्धा और महावीर जैन से काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग जो हुई थी काफ़ी मतलब एक लेविश लाइफस्टाइल और मतलब काफ़ी उनको लग्जरी मिली हुई थी, नॉट लेविश बट लग्जरी मिली हुई थी। एंड उसके बाद में मतलब उन्होंने बाहर निकल के दुख और ये सारी चीज़ें देखी। बट इस्लाम के लिए इनका जो इंस्पिरेशन था वो मतलब ही वॉज ऑलरेडी पुअर बट स्टिल द सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस जो थी उन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि ये नया रिलीजन क्या था और इन्होंने क्या प्रोफेसी करी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। What was the new religion? तो लाइक आई टोल्ड यू दैट ही वॉज डिससेटिस्फाइड ना केवल पॉलिटिकल कंडीशन से बट ऑल्सो द रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है,
क्योंकि लोग वही था कि उस टाइम पे ऐसी कई सारी थी कि दे वुड वर्शिप मैनी गॉड्स, ठीक है, एंड ऑल्सो लाइक दे वुड वर्शिप सम स्टोन, इस तरीके की कई सारी चीज़ें थी जो कि अरब्स प्रैक्टिस करते थे. सो ही बिलीव दैट इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग मैनी गॉड यू शुड बिलीव दैट देर इज़ ओनली वन गॉड, एंड ही ऑल्सो बिलीव दैट देर इज़ ओनली वन गॉड एंड हिज नेम इज़ अल्लाह, ठीक है. और इनको जो फॉलो करते थे इस चीज़ को, जो एक्सेप्ट करेंगे जो इनकी बिलीव्स को, दे वुड बी कॉल्ड एज मुस्लिम्स, ठीक है. और उसी तरीके से कंसेप्ट, यानी कि जो एक होली बुक है इनकी कुरान, दैट वाज बिलीव टू बी द वर्ड ऑफ गॉड, यानी जो अल्लाह की कही हुई बात है वो कुरान में है, ठीक है. तो वही था कि इनका मानना था कि जो गॉड है, ही हैड अपॉइंटेड हिम एज द प्रॉफिट टू कैरी द मैसेज ऑफ गॉड, ठीक है. ये इनका बिलीफ था, टू कैरी मैसेज ऑफ गॉड. और इस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है कि वेन एवर द पीपल नीड हिम, जब भी लोगों को ज़रूरत होती है तो द गॉड सेंड्स समबडी एज प्रॉफिट, ठीक है. तो इस टाइम पे इनको भेजा था, वेन एवर द नीड विल अराइज. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोहम्मद ने पहले के प्रॉफिट्स को भी रिकॉग्नाइज किया इस वजह से. तो जो दूसरे रिलीजन्स के प्रॉफिट थे, ठीक है, जिस तरीके से मतलब जूविश में थे आपके अब्राहम और मोजेस, उनको भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि दे वर ऑल्सो प्रॉफिट. और उस तरीके से ही जीसस क्राइस्ट को भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है. दीज वर द प्रॉफिट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय मोहम्मद. अब बिलीफ सिस्टम में इन्होंने और क्या चीज़ें बोली, that you should pray 5 times a day. He made his followers pray 5 times a day, जिसको बोलते हैं नमाज. एंड फास्ट रखने को बोला, जो आज की डेट में जैसे रोज़े रखे जाते हैं. और उसी तरीके से पिलग्रिमेज टू मक्का, ये कहा कि करना ज़रूरी है, करनी चाहिए, जैसे हज. और इसके अलावा चैरिटी भी देने को कहा, जब भी आप दे सकते हो किसी को, गिव चैरिटी, ठीक है. एंड ही ऑल्सो गेव सर्टन रूल्स लाइक हाउ शुड वन लिव, तो कैसे आपको जीना चाहिए उसके लिए भी इन्होंने रूल्स दिए थे, ठीक है. और इसके अलावा इन्होंने इंसिस्ट किया था दैट एवरीवन इज इक्वल इन आइज ऑफ गॉड, ठीक है. एंड इस्लाम शुड नॉट हैव एनी कास्ट और क्लास. देखो, हर रिलीजन एक ही चीज़ बोलता है, प्रीचर्स जो होते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कई बार लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. सो आज आप देखोगे हर रिलीजन में कास्ट और क्लास का कंसेप्ट है, और एवरीवन इज इक्वल वाली चीज़ हर रिलीजन में बोल के भी कहीं नहीं आज फॉलो की जाती है, ठीक है. नाउ फर्स्ट ही कन्वर्टेड हिज फैमिली, वाइफ एंड रिलेटिव्स टू इस्लाम, ठीक है. तो पहले तो उन्होंने उनको कन्विंस किया, लेकिन अभी भी इस रिलीजन को सीक्रेट रखना था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे थे रिच, अफ्लुएंट, पावरफुल अरब्स, जिनको अगर इस बारे में पता चलता तो वो फिर एंग्री होते. और एक्चुअली में यही हुआ. एक्चुअली में दे थ्रेटेंड टू किल हिम. और अगर कोई आपको डराएगा, धमकाएगा मारने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ से हट जाओगे, चले जाओगे. और इन्होंने फिर वही किया, और इस वजह से फिर जो है मदीना में भी इस्लाम पहुँचा, लेकिन मक्का वालों ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था. सो हाउ डिड पीपल ऑफ मक्का एक्सेप्टेड इस्लाम? तो एक्चुअली में फर्स्ट दे थ्रेटेंड टू किल हिम, सो ही फ्लेड टू मदीना. अब ये जो इवेंट था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था. दिस हैपेंड इन 622 AD. ये बहुत इम्पॉर्टेंट था. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर हिजरा, ठीक है. 622 AD में ही माना जाता है द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर, ठीक है. एंड वंस ही रिटर्न फ्रॉम देयर, वहाँ पे कन्वर्ट करके द पीपल ऑफ मक्का एक्सेप्टेड इस्लाम, दे कन्वर्टेड टू इस्लाम. अब यहाँ पे तो ये एक्सेप्ट कर लिए, इसके बाद में फिर बाकी लोग कब एक्सेप्ट करेंगे
यानी कि इस्लाम बाकी जगहों पे फिर अब कब पहुंचा, कैसे पहुंचा? तो क्या हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, ठीक है, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, खासकर उनकी डेथ के बाद में इस्लाम का स्प्रेड तेज हुआ था, ठीक है। तो आफ्टर हिज डेथ देवर अरब आर्मीज, अरब आर्मीज ने क्या किया, दे वेंट टू कॉन्कर, तो दे कॉन्कर्ड लार्ज एरिया ऑफ वेस्ट एशिया, देन अक्रॉस नदर्न अफ्रीका अप टू स्पेन, यानी यूरोप तक। सोचो ये पूरा एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। नाउ दिस रीजन वाज नोन एज द कैलिफेट, ठीक है, और जो इसका रूलर था ही वाज नोन एज कलिफ। नाउ हु वाज कलिफ? कलिफ वाज कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट माना जाता था, एंड he was the ruler of this territory, okay, the caliphate, okay। so basically अब आप देखोगे कि अरब्स ही जो थे they became a bridge, इस पूरे रीजन में वो ब्रिज बन गए। तो हालांकि अब वही है कि ट्रेड करा आपने या आपने कॉन्कर करा, किसी तरीके से आप वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे, वही अपने कल्चर से अपने रिलीजन से आप इन्फ्लुएंस करने लगे। सो दे बिकेम द ब्रिज बिटवीन द एंशियंट पीपल, यानी कि जो ओल्डर सिविलाइजेशंस थी, चाइना की इंडस वैली, ये आपकी हड़प्पन वगैरह थी, उनके बीच में, वहाँ से लेके द कल्चर्स ऑफ वेस्ट एशिया, ग्रीस एंड यूरोपियन कल्चर, इनके बीच में वो पूरे एक ब्रिज बन गए, ठीक है। नाउ हाउ डिड इस्लाम रीच्ड इंडिया, इंडिया कैसे पहुंचा? तो अब क्या हुआ कि 712 एडी में, 712 एडी में अरब्स कॉन्कर्ड सिंध, सिंध आपका आता है आज के पाकिस्तान में, सिंध को ऑक्यूपाई कर लिया, और उसके बाद में इन्होंने थ्रेट बन गई है वेस्टर्न इंडिया के लिए, बट दे वर स्टॉप्ड बाय द रूलर्स ऑफ टुडेज राजस्थान। उस टाइम पे जो वेस्टर्न इंडिया में रूलर्स थे उन्होंने इनको रोक लिया, बट स्टिल दे केप्ट द पॉलिटिकल कंट्रोल, इन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल तो भी जमाए रखा सिंध में, और सिंध इस वजह से पहला रीजन बना इंडिया का जिसने इस्लाम को अडॉप्ट किया, और इस्लाम वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन बन गया, ठीक है। लेकिन ये तो केवल कॉन्करर्स थे, इसके अलावा क्या हुआ, अरब ट्रेडर्स भी आए जो कि वेस्टर्न एशिया से आए, और ये आके सेटल हुए आपके वेस्टर्न इंडिया में। और फिर वही चीज़ कि ये यहाँ पे आए तो यहीं के होके रह गए, जैसे इंडियंस गए थे साउथ ईस्ट एशिया में और वहाँ पे जाके वो उनके साथ में रहने लगे थे, मैरिजेस हुई और वहाँ का यहाँ इंडियन कल्चर ने वहाँ इम्पैक्ट डाला, उसी तरीके से अरब्स का भी इम्पैक्ट हमारे कल्चर में पड़ा, बिकॉज दे लिव्ड पीसफुली विद द पीपल ओवर हियर एंड दे मैरिड अमंग्स देम। और इसके अलावा क्या हुआ ना कि जो इंडिया का ट्रेड होता था उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करने लगे, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेड। तो इंडिया का ट्रेड जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ में हो रहा था, वेस्ट एशिया की और एशिया की दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, ये उसके पार्ट बन गए। तो इन्होंने अपने आप को एक तरीके से इंडियन ही उसमें बना लिया था। ओके, सो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अरेबिया में क्या हुआ, 7th सेंचुरी एडी में इस्लाम आया। वाइड स्प्रेड कितना था इस्लाम, तो आपको रीजन बता दिया है। प्रॉफिट किसे कहते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। व्हाट वर द अरब्स डूइंग ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट दिस टाइम, तो आपको बता दिया कि ट्रेडर्स किस तरीके से आके यहाँ सेटल हुए थे।
सो दैट वॉज ऑल। आपकी 6th NCERT जो है ओल्ड NCERT हिस्ट्री की, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी सीरीज़। इसके आगे हो सकता है हम ज्योग्राफी शुरू करें 6th का, या फिर हिस्ट्री 7th स्टार्ट करें। इट विल डिपेंड ऑन द रिव्यू ऑफ योर पीपल एंड हाउ मच यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ एंड शेयरिंग देम। इसलिए प्लीज़ इनको लाइक करते रहिए। इस तरीके के कई सारे इनिशिएटिव्स आपके लिए आएंगे। तो वही है कि आप हमें भी मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपको फिर रिवर्स में मोटिवेट करें एंड द साइकिल गोज़ ऑन। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।